अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंग्रेजी ज़बान में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसे एक वीडियो के अंदर कवर करना तकरीबन नामुमकिन है। मैं फिलहाल इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं और बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। इसके बाद मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मैं डिटेल से आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच को समझाऊंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है। अंग्रेजी जबान में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जबान के वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो जुमलों के अलग अलग हिस्सों को बयान करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज होते हैं जो मिलकर एक पूरा जुमला बनाते हैं। हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक खास काम होता है। मैं आगे चल के आपको इसकी बहुत सारी मिसालें दूंगी जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी जबान में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि एक जुमले के अंदर हर लफ्ज किस तरह से फंक्शन कर रहा है और किस तरह से पूरे जुमले की जो मीनिंग है उसको किस तरह से मुकम्मल कर रहा है। इसकी मिसाल आप इस तरह से लें कि कुछ लोगों की एक टीम है जो एक घर को तामीर कर रहे हैं। अब उस घर को तामीर करने के लिए वो जो टीम है उसके जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनके बीच में काम तकसीम होगा कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है। सबके अपने अपने काम होंगे अलग अलग और हर एक का किरदार दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अब जब वो सब मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, कोई भी बिल्डिंग तामीर हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि जो पूरा जुमला बना है उसके अंदर मुख्तलिफ लफ्जों का क्या किरदार है और वो किस तरह से आपस में मिलकर एक पूरा मतलब दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगी सबसे पहले नाउन की कि नाउन क्या होता है। नाउन कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी कॉन्सेप्ट या आइडिया हो सकता है। आप ये समझें दुनिया की हर चीज नाउन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत लंबा और एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसे एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अब जैसे नाउन की ही हम बात करें तो नाउन भी बहुत सारे किस्म के होते हैं। अब इसके अंदर कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है। बहुत सारे टाइप के इसके अंदर नाउन्स होते हैं। अब हर नाउन का अपना एक काम होता है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच को अलग से आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल मैं आपको इतना जरूर समझा दूंगी, आप जहां पे भी कोई जुमला देखें या कोई भी लफ्ज देखें कम से कम आप उसको पहचान सकें कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन जैसे मैंने बताया कुछ भी हो सकता है। लाहौर, किताब, गम, खुशी, दुख, हंसी, हारिस, हमजा, कोई भी नाम, कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी फीलिंग, कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नाउन हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसकी देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके बगैर आप कोई भी जुमला नहीं बना सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि टीम के किस मेंबर से क्या काम करवाना है जिससे आपकी बिल्डिंग की तामीर हो सके, तो आप किस तरह से बिल्डिंग की तामीर को मुकम्मल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे बगैर आप कोई भी जुमला नहीं लिख सकते, ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नाउन की एक मिसाल देती हूँ।
एक छोटी सी कहानी सुना के। यहाँ पे एक कहानी है, हमजा हैड अ कैट। वन डे he took his cat to the park. The cat saw a bird and ran after it. Hamza laughed and watched his cat play. अब ये मैंने आपको कहानी सुनाई कि हमजा के पास एक बिल्ली थी। एक दिन वो अपनी बिल्ली को लेके पार्क में गया। बिल्ली ने एक परिंदे को देखा और वो उसके पीछे भागी। हमजा बहुत हंसा ये देखकर और फिर वो देखने लगा अपनी बिल्ली को खेलते हुए। ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अब ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि मैं आपको बता सकूं कि जहां पे भी आप कोई स्टोरी, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी देखें तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे नाउन क्या है। इस कहानी के अंदर जो पर्सन है वो हमजा है, जो कि नाउन है। मैंने कहा पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। तो पर्सन इसके अंदर हमजा है, प्लेस इसके अंदर पार्क है, थिंग इसके अंदर कैट और बर्ड है, लाफ्टर एक आइडिया है, यानी कि कोई फीलिंग है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे नाउन है, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी बातें करते हैं उसके अंदर हजारों लाखों नाउन्स का इस्तेमाल हम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं मौसम अच्छा है, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे द वेदर इज नाइस। अब इस जुमले में जो वेदर है वो नाउन है। जैसे हम कहते हैं बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। द चिल्ड्रन नाउन है, क्योंकि कोई भी चीज नाउन हो सकती है। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो बुक है वो नाउन है। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन कोई भी ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, ताकि नाउन की जो रेपिटेशन हो रही है उसको अवॉइड किया जा सके। मिसाल के तौर पे ही, शी, वी, दे, आर, मी, ये सारे जो लफ्ज हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी एक मिसाल देखते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। इसकी भी एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, फिर ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टोरी कुछ यूं है कि सारा हैज अ फ्रेंड। सारा की एक दोस्त है। शी लाइक्स हर फ्रेंड वेरी मच। वो अपनी दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद करती है। दे गो टू स्कूल टुगेदर। वो दोनों साथ में स्कूल जाती हैं। एवरी डे दे प्ले एंड स्टडी। रोजाना वो खेलती हैं और पढ़ती हैं। इस कहानी के अंदर प्रोनाउन कहां पर है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सारा क्योंकि हमारा एक नाउन था, प्रॉपर नाउन था, तो उसे रिप्लेस किया। क्या बार बार सारा कहते कि सारा हैज अ फ्रेंड, सारा लाइक्स हर फ्रेंड वेरी मच, इस तरह की बातें हम नहीं करते। बार बार किसी बंदे का नाम नहीं लेते। एक दफा नाम ले दिया, दो बार ले लिया पूरी कॉन्वर्सेशन में, उसके बाद हम वो ये इस तरह से ही बात करते हैं। तो इसलिए सारा को रिप्लेस किया शी ने। अब हमने आगे पहले जुमले में तो इस्तेमाल किया कि सारा हैज अ फ्रेंड, लेकिन फिर अगले जुमले में हमने कहा शी लाइक्स हर फ्रेंड वेरी मच। अब दोबारा सारा नहीं कहा, उसकी रेपिटेशन ना हो इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया नाउन को प्रोनाउन से और इस्तेमाल किया शी। फिर फ्रेंड का यहाँ पे प्रोनाउन है हर। उसके बाद सारा एंड हर फ्रेंड को रिप्लेस किया दे ने, क्योंकि दे गो टू स्कूल टुगेदर। यहाँ पे दोबारा से नाम लेना पड़ता कि सारा एंड हर फ्रेंड गो टू स्कूल टुगेदर। अब कितना अजीब सा लगता है, बार बार उन दोनों का नाम लिया जा रहा है। उसको हमने रिप्लेस करके दे का इस्तेमाल कर दिया। इस तरह से हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी और कुछ मिसालें भी मैं आपको बताती हूँ जिससे हम रोजमर्रा जिंदगी में अपने इस्तेमाल करते हैं। हम दिन रात इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं कि वो किताब पढ़ रही है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह की जो हम बातें करते हैं तो उसके अंदर जैसे वो स्कूल जा रहा है तो हम कहते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल। वो किताब पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग अ बुक। बार बार उसका नाम लेना, तो इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छा है, हम किसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे से तो हमने एक दो दफा उसका नाम ले दिया कि हारिस ऐसा है, हारिस मेरा दोस्त है। उसके बाद हम इस तरह की बातें करते हैं कि ही, वो, तो वो बहुत अच्छा है को हम बोलेंगे ही इज वेरी गुड।
वो सब्जी खाता है तो ही ईट्स वेजिटेबल्स। तो बस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि बार बार नाउन्स की रेपिटिशन ना हो। अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब भी बहुत सारे तरह के होते हैं, इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे कि एक्शन वर्ब्स होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब्स भी बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग काम हैं। यहाँ पे बस मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। वर्ब कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन होता है। मिसाल के तौर पे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, खेलना, बातें करना, कूदना, दौड़ना, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। अब स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स की अगर बात करें तो आप क्या हैं, आप बीमार हैं, आप खुश हैं, मतलब कि आपका होना, उसको बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आई एम हैप्पी, आई वॉज इल, मैं बीमार था, मैं क्या था वो बताने के लिए, मैं क्या हूं वो बताने के लिए, वो लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, मतलब आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, आपका कुछ भी होना जहां पे बताया जा रहा हो उसको बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स काम को बताते हैं कि क्या हो रहा है, जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। वर्ब की मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। स्टोरी कुछ यूं है। Amir loves to read. He reads every night before bed. Sometimes he writes stories too. Reading and writing make him happy. स्टोरी का मतलब ये है कि आमिर को पढ़ने का बहुत शौक है या आमिर को पढ़ना बहुत पसंद है। वो हर रात सोने से पहले पढ़ता है। कभी कभी वो कहानियां भी लिखता है। पढ़ना लिखना उसे खुश करता है या उसे खुशी देता है। अब बात करते हैं कि इस स्टोरी के अंदर वर्ब्स कौन से हैं। लव्स, रीड्स, राइट्स, मेक, ये सब यहाँ पे एक्शन वर्ब हैं। यहाँ पर जो लव का वर्ड है वो एक एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब हम लव को एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये एक एक्शन को बता रहा होता है कि किसी चीज को या किसी एक्टिविटी को पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि आमिर लव्स टू रीड का मतलब है कि आमिर को पढ़ना पसंद है, वो इसे रेगुलर करता है। तो यहाँ पे लव का जो वर्ड है वो एक एक्टिव वर्ब की तौर पे इस्तेमाल किया गया है। पढ़ना और लिखना क्योंकि काम है तो यहाँ पे रीड्स और राइट्स ये दोनों एक्शन वर्ब हैं। यहाँ पर जो मेक का वर्ड है ये भी एक एक्टिव वर्ब है क्योंकि वो बता रहा है कि रीडिंग और राइटिंग यानी पढ़ना और लिखना उसे क्या करता है, उसे खुश करता है। तो यहाँ पर मेक का वर्ड भी एक एक्टिव वर्ब है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इन्फिनेटिव वर्ब भी है जो है टू रीड। इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं ऐसे लफ्जों को जो अपनी बेस फॉर्म में होते हैं यानी कि अपनी फर्स्ट फॉर्म में होते हैं और उनसे पहले टू लगा हुआ होता है। जैसे कि टू रीड, टू राइट, टू ईट, टू गो, इस तरह के लफ्ज होते हैं। जो लफ्ज होते हैं ये किसी भी एक स्पेसिफिक टेंस या किसी एक सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो ऐसा नहीं होता। इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल हमेशा जुमले में या तो पर्पस को या इंटेंशन को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि मकसद को या फिर नियत को बताने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट टू ईट, मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मकसद है, कुछ चाहने के पीछे मकसद है और वो है खाने का। तो इस तरह से टू रीड हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। इसके अलावा लव्स, रीड्स, राइट्स, मेक ये सब एक्टिव वर्ब हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप किसी भी स्टोरी के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर या फिर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए वर्ब को पहचान सकते हैं। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वर्ब्स के बारे में बहुत बात करते हैं। हर बात ही तकरीबन वर्ब से रिलेटेड होती ही है। वो सो रहा है, वो लिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वो पढ़ रही है, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं,
बिल्ली दौड़ रही है, वो बातें कर रहे हैं, इस तरह के जो भी जुमले हैं, तो इन सब के अंदर हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं कि शी इज रीडिंग, वी आर गोइंग, शी इज सिंगिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आई एम राइटिंग, ही इज स्लीपिंग। तो ये सारे वर्ब्स हैं, स्लीपिंग, राइटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, सिंगिंग, रनिंग, टॉकिंग, ईटिंग, सब वर्ब है, एक्शन वर्ब्स। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्वांटिटी है। इन सारी बातों को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को हमें एडजेक्टिव्स देते हैं। एडजेक्टिव इस तरह के सवालात के जवाब देते हैं जैसे कि किस किस्म का, कौन सा, कितने, कितना, किसका, मतलब डिटेल नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं एडजेक्टिव्स। मिसाल के तौर पे हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, लेस, फ्यू, पर्पल, ब्यूटीफुल, ये सारे लफ्ज एडजेक्टिव्स हैं जो बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। तो एडजेक्टिव की एक शॉर्ट स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन से हैं इस स्टोरी के। स्टोरी कुछ यूं है, लीना हैज अ बिग डॉग, हर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, इट हैज सॉफ्ट फर एंड ब्राइट आईज, एवरीवन लव्स लीनाज लवली डॉग। अब इस स्टोरी के अंदर बिग डिस्क्राइब कर रहा है डॉग, कि जो डॉग है वो कैसा है, बिग है, बड़ा है। फ्रेंडली भी डिस्क्राइब कर रहा है डॉग को, उसकी नेचर को, उसकी करेक्टरिस्टिक को, कि डॉग जो है वो काफी फ्रेंडली है। सॉफ्ट डिस्क्राइब कर रहा है फर को, कि उसकी जो खाल है वो कैसी है, सॉफ्ट है। ब्राइट डिस्क्राइब कर रहा है आईज को, कि आंखें कैसी हैं, ब्राइट हैं, चमकीली हैं, रोशन हैं। लवली डिस्क्राइब कर रहा है डॉग, कि डॉग कैसा है, लवली। बस आप इतना समझें कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है कि किस किस्म का है, कौन सा है, कितने हैं, कितना है, किसा है, ये सारी बातों को बताने के लिए सवाल किया जाता है एडजेक्टिव। ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि ये फूल खूबसूरत है। अब फूल क्या है, ये फूल है ये भी कह सकते थे, लेकिन ये फूल खूबसूरत है, तो खूबसूरत एडजेक्टिव जो फूल के बारे में बता रहा है, उसकी सिर्फ बता रहा है कि वो खूबसूरत है। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे ये फूल खूबसूरत है, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो फ्लावर को बताया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, ये नई किताब है। अब ये भी कह सकते थे कि ये किताब है, लेकिन किताब के बारे में और बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किताब कैसी है, नई है। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे दिस इज अ न्यू बुक। अब न्यू एडजेक्टिव है। आज गर्म दिन है, यानी गर्मी बहुत है आज, तो कहेंगे टुडे इज अ हॉट डे। अब डे कैसा है, गर्म है, हॉट। हॉट हमारा एडजेक्टिव है। ये गाड़ी पुरानी है, दिस इज एन ओल्ड कार। अब कार कैसी है, पुरानी है, ओल्ड। ओल्ड एडजेक्टिव है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे कि वो कैसा है, कितना है, ये सारी बातें बताने के लिए हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब कर रहा होता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को। जैसे मैंने बताया, वर्ब होता है काम, एडजेक्टिव होता है जो वर्ब के बारे में बता रहा होता है कि वर्ब कैसा है। ये जो एडवर्ब है ये बता रहा है वर्ब के बारे में कि काम कैसा है, और एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये ज्यादातर ऐसे सवालात के जवाब देता है जिसमें बताया जाता है कि कहाँ, कब, कैसे, किन हालात में और किस हद तक। मिसाल के तौर पे परफेक्टली, यस्टरडे, हेयर, कंप्लीटली, ये सारी चीजें।
ये सारे लफ्ज एडवर्ब हैं। एडवर्ब की एक पहचान ये भी होती है कि ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर आपको किसी भी लफ्ज के आखिर में एल वाई नजर आए, जैसे परफेक्ट के आगे एल वाई लगा हुआ है, परफेक्टली, तो वो एडवर्ब होगा। कंप्लीट के आगे एल वाई लगा हुआ है तो कंप्लीटली। हम एडवर्ब की एक मिसाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आए कि एडवर्ब किस तरह से नाउन, प्रोनाउन और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसे है। रिजवान रन्स क्विकली, ही ऑलवेज विंस द रेस, ही ऑल्सो जम्प्स वेरी हाई, एवरीवन चीयर्स लाउडली फॉर हिम। इस स्टोरी का मतलब है रिजवान तेज भागता है, वो हमेशा रेस जीतता है। रिजवान बहुत ऊंचा भी कूद सकता है, हर कोई जोर से चीयर करता है उसको। इस कहानी के अंदर एडवर्ब्स क्या हैं? क्विकली मॉडिफाई कर रहा है रन्स को, यानी हमारा जो वर्ब है वो यहाँ पे था रन, अब रिजवान की वजह से हमने उसके आगे एस लगाया, रन्स। रन भागना एक वर्ब है, वो कैसा भागता है? क्विकली, तेजी से भागता है, ये बताया जा रहा है। तो रन को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली। वो जीतता है, कब जीतता है? हमेशा जीतता है। तो ऑलवेज मॉडिफाई कर रहा है विंस को, विन के बारे में बता रहा है कि वो जीतता कब है? हमेशा। फिर यहाँ पे जुमला था ही ऑल्सो जम्प्स वेरी हाई। अब यहाँ पर हाई को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, कि ऊंचा, कितना ऊंचा? बहुत ऊंचा। चीयर्स को मॉडिफाई कर रहा है लाउडली, सब चीयर्स करते हैं। कैसे करते हैं? जोर से करते हैं, लाउडली करते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें और हो सकती हैं, जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं कि वो आहिस्ता बोलती है। अब वो बोलती है, कैसा बोलती है? आहिस्ता बोलती है। तो इस जुमले को हम अंग्रेजी में कहेंगे शी स्पीक्स स्लोली, वो आहिस्ता बोलती है। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, ऐसी बातें हम करते हैं। तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं? खुशी से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। अब प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहा है हैप्पीली। वो नरमी से बात करता है। कैसे बात करता है? नरमी से। तो ही टॉक्स जेंटली, यहाँ पे टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है जेंटली। वो जोर से हंसता है, ही लाफ्स लाउडली। वो कैसा हंसता है? जोर से, तो लाउडली। लाफ्स को मॉडिफाई कर रहा है लाउडली। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशन वो लफ्ज होता है जो रिलेशनशिप को दिखा रहा होता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में और दूसरे लफ्जों के बीच में, पूरे सेंटेंस के अंदर। यानी कि वो बताता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है या जो बाकी लफ्ज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है इस सेंटेंस के अंदर। प्रेपोजिशंस कुछ इस तरह के होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे बाय, विथ, अबाउट, अनटिल, ड्यूरिंग, अक्रॉस। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द चेयर, द बॉल इज इन द बॉक्स, अली सिट्स बिसाइड हिज डॉग। अब इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक रूम का पूरा सिनेरियो बता दिया है कि वहां पे क्या क्या है और कैसे कैसे है। थोड़ा सा वो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, उसे देखें। प्रेपोजिशन कहाँ पर है इस स्टोरी में? ऑन शो कर रहा है रिलेशनशिप बुक और टेबल के दरमियान, कि बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल। ये पिक्चर्स मैंने हर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ लगाई हैं ताकि पिक्चर्स को देख के इंसान को चीजें अच्छी तरह से याद रह जाती। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये तस्वीरें आपको मदद दे रही होंगी चीजों को अच्छी तरह से और हमेशा के लिए याद रखने के लिए। आगे बात करते हैं। अंडर शो कर रहा है रिलेशनशिप को बिल्ली और कुर्सी के दरमियान, यानी कि बिल्ली कहाँ पर है? कुर्सी के नीचे। इन शो कर रहा है रिलेशनशिप को बॉक्स और बॉल के दरमियान, यानी कि बॉल कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर, तो इन द बॉक्स। बिसाइड शो कर रहा है रिलेशनशिप को अली और डॉग के दरमियान, क्योंकि अली कहाँ पे बैठा हुआ है? अपने डॉग के बराबर में। हम रोजमर्रा जिंदगी में जो भी बातें करते हैं उसके अंदर
प्रेपोजिशन का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हम कोई भी सेंटेंस को मुकम्मल कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछे कि आपका भाई कहाँ पर है, तो आप कहते हैं कि वो घर में है, तो ही इज इन द हाउस। इन रिलेशनशिप को बता रहा है आपके भाई और घर के दरमियान। तो आप कहें वो सड़क पर चल रहा है, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बताया जा रहा है आपके दोस्त का और रोड का, कि वो वॉक कर रहा है कहाँ पर, ऑन द रोड। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन कोई भी एक ऐसा लफ्ज होता है या कोई भी फ्रेज होता है या कोई भी क्लॉज होता है। अब फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उन्हें बनाया जाता है, किस तरह से उन्हें पहचाना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही बात करते हैं। तो कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है लफ्जों को आपस में, या फिर फ्रेजेस को आपस में, या फिर क्लॉजेस को आपस में। मिसाल के तौर पे कंजंक्शन होते हैं एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताए हैं। चलें अब आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कंजंक्शन के हवाले से, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। स्टोरी कुछ यूं है। इकरा likes apples and bananas. She can eat fruits or vegetables. She was hungry, but she waited for dinner. Ikra is happy because she has good food. इस कहानी का मतलब है कि इकरा को सेब और केले बहुत पसंद है। वो फ्रूट और सब्जियां दोनों खा सकती है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन वो इंतजार कर रही थी डिनर का। इकरा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पास अच्छा खाना है। अब देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर कंजंक्शंस कहाँ पर हैं। एंड कनेक्ट कर रहा है एप्पल्स और बनानास को, जैसे हम उर्दू जबान में भी इस्तेमाल करते हैं। सेब और केले, सब्जी और फ्रूट, गोश्त और दाल, इस तरह की बातें हम करते हैं जहां पर हम दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहले जुमले में एंड जोड़ रहा है एप्पल और बनाना को, यहाँ पर और कनेक्ट कर रहा है फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को, कि वो फ्रूट भी खा सकती है और वेजिटेबल्स भी खा सकती है। बट कनेक्ट कर रहा है हंगरी को और वेटेड को, जैसे कि इस कहानी में कहा कि शी वॉज हंगरी, वो भूखी थी, लेकिन शी वेटेड फॉर डिनर, मतलब वो भूखी थी लेकिन वो इंतजार कर रही थी। तो भूखा होना और इंतजार करना, इनको जोड़ रहा है बट, जो कि एक कंजंक्शन है। फिर यहाँ पर बिकॉज का इस्तेमाल हुआ है जो कि कंजंक्शन है। कनेक्ट कर रहा है हैप्पी को और हैज गुड फूड को, जैसे कि इस कहानी में आखिर में बताया गया कि इकरा इज हैप्पी, इकरा खुश है। क्यों है, इसकी वजह बताई, क्योंकि शी हैज गुड फूड। कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं जिसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और उनके बगैर दो जुमलों को आपस में जोड़ना नामुमकिन है। तो हम कोई भी बात मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी बात को कहने के लिए हमें कई जुमले कहने पड़ेंगे और फिर कई जुमलों को हमें आपस में जोड़ना होता है। जैसे कि हम इस तरह की बातें करते हैं, मैं चाय या कॉफी पीऊंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस के बारे में बात हो गई, मैं चाय या कॉफी पीऊंगा। तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई विल ड्रिंक टी और कॉफी। यहाँ पर और कनेक्ट कर रहा है टी और कॉफी को। एक और जुमला जैसे कि हम कहते हैं वो आया लेकिन जल्दी चला गया। यहाँ पर लेकिन, वो आया लेकिन जल्दी चला गया, तो हम कहेंगे ही केम बट लेफ्ट अर्ली। इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए कि ही केम, वो आया, जल्दी चला गया, ऐसे कहेंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो हम कहते हैं वो आया लेकिन जल्दी चला गया। तो यहाँ पे हमने बट का इस्तेमाल करके ही केम और लेफ्ट अर्ली को आपस में कनेक्ट कर दिया। एक और मिसाल इसकी देखें कि वो मेहनत करता है क्योंकि वो कामयाब होना चाहता है। इस तरह की बातें हम करते हैं। दो जुमले हैं यहाँ पर, वो मेहनत करता है क्योंकि वो कामयाब होना चाहता है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम कहेंगे he works hard because he wants to succeed। यहाँ पर he works hard, वो मेहनत करता है को हमने कनेक्ट किया बिकॉज से, किसके साथ, he wants to succeed, क्योंकि वो कामयाब होना चाहता है।
तो ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं और कंजंक्शंस के बगैर हम अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सकते, हम जुमलों को आपस में जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे हमारा एक आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच बचता है जो है इंटरजेक्शन। तब बात करते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस कर रहा होता है आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को और सरप्राइज को। जब आप अचानक से सरप्राइज हो जाए या अचानक से आपका कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, खुशी का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, कोई भी आपका इमोशन हो, जब वो अचानक से आप एक्सप्रेस करते हैं, जिन लफ्जों के साथ उसे एक्सप्रेस करते हैं, उन लफ्जों को कहा जाता है इंटरजेक्शन। मिसाल के तौर पे ओह, वाओ, ओ माय, उप्स, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। इंटरजेक्शन की मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ जिसके थ्रू आप और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और इन्हें किस तरह से पहचानते हैं। तो स्टोरी कुछ यूं है। वाओ, द सनसेट इज ब्यूटिफुल। ओह नो, आई फॉरगॉट माय कीज। हे, look at that bird. Hooray! We won the game. अब इस स्टोरी के अंदर वाओ एक्सप्रेस कर रहा है सरप्राइज को, ये कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। ओह नो एक्सप्रेस कर रहा है फिक्र को कि कोई अपनी चाबियां भूल गया है। हाय एक्सप्रेस कर रहा है एक्साइटमेंट को बर्ड के बारे में, और बर्ड है भी तो कितनी प्यारी, देखें आप पिक्चर में। हुर्रे एक्सप्रेस कर रहा है उस खुशी को जो कि गेम को जीतने के बाद हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और जितने आसान लफ्जों में हो सकता था, मुख्तलिफ कहानियां सुनाकर, मुख्तलिफ मिसालें देकर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स भी जरूर क्लियर हुए होंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत लंबा टॉपिक है और इसे एक वीडियो के अंदर कवर करना काफी मुश्किल है। फिर भी मैंने इसका ओवरव्यू देकर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नो हाउ तो करवा ही दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं और वीडियोस बनाऊंगी और उसके अंदर इनको डिटेल से डिस्कस करूंगी। फिलहाल इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से इतना ही था। जो भी मैंने समझाया है इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या आप और कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।